बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा होगा और आज मंडे है, नई मोटिवेशन के साथ और नए शो के साथ एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। इस उम्मीद का इजहार करते हैं ठीक ठाक होंगे आप जनाब, और जहाँ पर भी होंगे। मैं हूँ ज़हर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है फातिमा तो ज़हरा। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग कहेंगे। आज के दिन को मजीद खुशगवार बनाने के लिए, बल्कि इस वीक को मजीद खुशगवार बनाने के लिए हम आ गए हैं जी। और सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज प्रोग्राम में बहुत सी डिस्कशन होने वाली है। मौसम के बारे में अपडेट्स जाना बहुत ज़रूरी है, उस हवाले से भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेगी क्योंकि मॉनसून का हम देख रहे हैं 7वां स्पेल आ चुका है। मुल्क के बाला इलाकों में उसने तबाही मचाई हुई है। NDMA ने पंजाब में भी क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी कर दिया। ये स्पेल कितना खतरनाक और तवील हो सकता है, इस पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जबकि स्पोर्ट्स के हवाले से भी अपडेट शेयर करेंगे। वेस्ट इंडीज के बाद हमने देखा है कि कौमी टीम का नया इम्तिहान शुरू होने लगा है। सैफ अफ्रीकी सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। कौमी स्क्वाड से कौन आउट हुआ है, कौन इन हुआ है, किसको एंट्री मिल चुकी है और मैनेजमेंट के फैसले कितने बेहतर साबित होंगे, इस पर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे डिटेल गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम में बात करेंगे सेहत की। तो हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह, इस पर नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट के मुफीद मशवरे होंगे। प्रोग्राम में आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाएंगे जिन्होंने गार्ड की नौकरी से आलमी फ्रीलांसर तक कामयाबी से सफर तय किया और अब वो टेक्नोलॉजी की मदद से माहाना लाखों रुपए कमा रहा है जी। जबकि इसके साथ साथ हम बात करेंगे बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की, कि वो किस तरह माशरे को समाजी और नफ्सियाती तौर पर मुतासर कर रहा है। पुरअमन माशरे के लिए बर्दाश्त और हम देखते हैं कि रवादारी को कैसे फरोग दिया जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इस पर भी मजहबी स्कॉलर से आज खुसूसी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इस हफ्ते में सितारों की गर्दिश क्या रहने वाली है और टैरो कार्ड क्या मंजरकशी कर रहे हैं, इस पर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। और साथ ही म्यूजिक का आज हम खूब तड़का भी लगाएंगे। और फातिमा, मेरा ख्याल है ये आपके होते हुए ये पहली दफा जो है वो म्यूजिक का तड़का लगने लगा है जनाब। और म्यूजिक इंडस्ट्री के एक उभरते हुए स्टार हैं, सिंगर हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज में, धुनें बिखेरेंगे और उसके साथ साथ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल के मुतालिक। जिस तरह से बताया जा रहा है कि पंजाब में भी खुदा न खास्ता क्लाउड बर्स्ट का जो अलर्ट है वो दिया गया है। तो फातिमा बताइए क्या रहने वाली है मौसम की सूरत हाल? हम थोड़े से मौसम के हवाले से अपडेट्स जानते हैं, फिर इस पर डिटेल गुफ्तगू भी हमने करनी है। तो आपने कहीं नहीं जाना, आप साथ में आ जाए। पहले मौसम का पारा वगैरह कैसा है ये जानते हैं। मुल्क का मौसम कैसा है मिलकर जानते हैं। आपको बताते चले कि मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरकी पंजाब में कहीं हल्की और कहीं तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है, आइए मिलकर जानते हैं। गिलगित अगर रुख करे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। सकरदू का रुख करेंगे जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 18 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आज़ाद कश्मीर का भी रुख करेंगे जहाँ पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। श्रीनगर की तरफ जाएंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 24 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के अक्सर इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई भी की है। खैबर पख्तूनख्वा की भी कुछ बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर अजला में बादलों का राज बरकरार रहेगा। अगर पेशावर का रुख किया जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सवात का रुख करेंगे जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 25 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में हल्की जबकि बालाए अजला में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और अब नजर डाल लेते हैं पंजाब के मौसम पर। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर अजला में बादल छाए रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का अगर रुख करे तो यहाँ पर पारा ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम
26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहां पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। मुल्तान की तरफ जाएंगे, जहां पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश की भी पेशगोई की है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ सूबे के बशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा की तरफ जाएंगे, जहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान यूब, मुसाखिल, मस्तोंग, लूरालाई, कोहलू, कल्लात, बारखान, सिबी, डेरा बुगटी, नसीराबाद, खुसदार, अवारान और इसके अलावा जो दीगर इलाके जिसमें लसबेला भी शामिल है, वहां पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सिंध का मौसम। आपको बताते चले कि सूबे का बेशतर इस्लाम में मौसम मरतूब और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शहर कायद कराची की तरफ चलेंगे, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान थरपारकर, उमरकोट, ठट्ठा, हैदराबाद, लाड़काना, जैकब आबाद, सखर, सांगड़, मीरपुर खास, कराची और गिरदो नवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। नाजरीन, मुल्क के बालाई इलाके शदीद बारिशों और तूफानी रैलों की लपेट में हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में अमवात की तादाद 540 तक जा पहुंची है, जबकि 200 से ज़्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। केपी में सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर तबाही की दास्तां बना हुआ है। मुतासरा इलाकों में हर जगह मलबे का ढेर और तबाही के अलमनाक मनासिर देखने में आ रहे हैं। कई घर और इमारतें बिलिया मेट हो चुकी हैं, मुतादिद सड़कें और पुल बह गए। नलतर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि शाराए कराकरम भी कई मकामात पर बंद है। बिल्कुल ऐसे ही। और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। सड़कें, पुल तबाह होने से कई इलाकों के दरमियान ज़मीनी राबिते भी मुनक़ता हो चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऐलान के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों पर आज सुबह भर भी सोग मनाया जा रहा है और कौमी परचम सरनिगू है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। ये कहीं हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों की शिद्दत और में इजाफा होता जा रहा है, और ये सिलसिला मजीद कितने दिन तक जारी रह सकता है? क्या इम्कानात हैं इसके, और अवाम किस तरह से इससे बचे? देखिए, ये जो मौजूदा सिलसिला है, ये अगले 2 रोज पीर और मंगल के रोज जो है ना, ये बालाई इलाकों में इसकी शिद्दत रहेगी। इसमें खित्ता पोठोहार भी शामिल है, इसमें कश्मीर के इलाके शामिल है, बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल है। इसके अलावा जो पंजाब, तकरीबन पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब और शुमाली पंजाब, ये काफ़ी इलाके जो होंगे, इनमें बेशतर इलाकों में जो है वो बारिश है। जबकि जो बालाई इलाके होंगे, इनमें बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश है, बल्कि अक्सर इलाकों में आप मूसलाधार बारिश देखेंगे, जिससे जो है अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है और नदी नालों में तूफ़ानी आने का भी अंदेशा है। हम इस जो है सैरो सियाहत के लिए जो जाने वाले लोग हैं, उसको यही हिदायत करते हैं कि ये 2 दिन कम अज कम जो है ना वो अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, ये भी कहिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचाई है। हर जगह यही सवाल हो रहा है कि बार बार क्लाउड बर्स्ट होने की आखिर वजूहात हैं क्या? देखिए, जो मानसून है, मानसून में मूसलाधार बारिश हुआ करती है। मूसलाधार बारिश जो है वो आप देखेंगे कि आप अगर तारीख भी देखें तो तारीख में भी जो है ना 60 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में, 70 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में, ये हमारे पास आती है मूसलाधार बारिश जो है मानसून के अंदर। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से वो बढ़े। ठीक है विक साहब, ये भी हमें बताएगा, जैसे NDMA के अलर्ट के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। आपने भी 2 दिन के हवाले से कहा है कि जरा सूरत हाल थोड़ी नाजुक है, तो लोग अलर्ट रहें। ये जो मजीद अब बारिशें होंगी, इनमें ज्यादा खतरा किन इलाकों को है? क्योंकि हमने गुज़श्ता रोज भी देखा KPK के कितने इलाके मुतासर हुए।
इसमें जो हमारे खिता पटवार का इलाका होगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी होगा, कश्मीर के इलाके होंगे और शुमार मशरकी पंजाब के इलाके, जिसमें जो बरसाती नाले हैं जो उनमें जो है ना वो तुगयानी आने का अंदेशा है। इसके अलावा जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, स्वात, दीर, चित्राल, मालाकंड और बनेर के इलाके और जो बटग्राम के इलाके होंगे, यहाँ पर भी जो हम कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 रोज में जो है मूसलाधार बारिश होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि बार बार क्लाउड बर्स्ट होने की क्या वजूहत हैं और कहाँ का तूफानी बारिशें उन्होंने कही है उज़ैर के एटलीस्ट 2-4 दिन ये जो खतरनाक डेज होते हैं इनमें आप लोग सयाहत को डेफिनेटली प्रमोट तो करना चाहिए, लेकिन इन दिनों में आप तफरीही मकामात का रुख ना करें क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी लाइफ भी रिस्क पर है, तो आप भी महफूज रहें। खेलों के मैदान का रुख बिल्कुल ऐसे स्पोर्ट्स की जानिब जाएंगे और आपको बताते चलें जी कि खेल के मैदान की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक नया इम्तिहान शुरू हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की ट्राई नेशन सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी और एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। 17 रुकनी टीम की क़यादत ऑलराउंडर सलमान अली आगा के सुपुर्द की गई है, मगर हैरान कुन तौर पर स्टार बैटर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह को टीम से आउट कर दिया गया है। कौमी टीम के सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने बताया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इससे पहले 3 सीरीज में नहीं थे। बाबर और रिजवान दीगर की तरह अगर खेलेंगे तो फिर जरूर उन्हें T20 में शामिल किया जाएगा, उनके साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस वक्त हमारे पास बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं, साइम, फखर और साहिबजादा फरहान की सूरत में, और हम उन्हीं को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जी, जबकि साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने टीम सिलेक्शन पर सवालात उठाते हुए कहा है कि फखर जमान को टीम में जबरदस्ती शामिल किया गया ताकि बाबर आजम को बाहर रखा जा सके। उन्होंने बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट पर गौर करने का मशवरा भी दे दिया है। साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल ने कौमी स्क्वाड की सिलेक्शन पर शदीद तनकीद की है। कहा कि एशिया कप में भारत से अहम मैच को मद्देनजर रखकर टीम का इंतखाब होना चाहिए था, लेकिन चंद बरसों में पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम मुंतखब की जा रही है। वाज़ेह रहे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में कौमी टीम की तरफ से T20 मैच खेला था। जी, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याहिया साहब। वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। ये कहिएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो सैफ अरीकी टूर्नामेंट है और एशिया कप के लिए टीम का ऐलान गुज़श्ता रोज़ किया गया है, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें कि साबिक प्लेयर्स की जानिब से टीम सिलेक्शन पर जो तनकीद की जा रही है कि जी पसंद और नापसंद पर खिलाड़ियों का इंतखाब का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये तनकीद किस हद तक दुरुस्त है, आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो फातिमा आपको और उज़ैर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हर किसी को अपनी राय देने का हक है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो दलील के साथ होनी चाहिए, लॉजिक के साथ होनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने और कल टीम के कोच माइक हसन ने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर में 17 रुकनी सलमान अली आगा की क़यादत में ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए टीम का अनाउंसमेंट किया है। आप अगर मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मेरा ख्याल में इससे बेहतर टीम हो नहीं सकती थी। अच्छा। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो इससे बैलेंस साइड कोई हो नहीं सकती थी। बाकी रही कि कौन टीम में है कौन टीम में नहीं है, ये सवाल तो चलते रहेंगे। कभी आप मुतमईन हो नहीं सकते। आप खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर बात करेंगे, और अगर मैं खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से बात करूं, सिलेक्शन जिनके हवाले से थोड़ा कंसर्न है, हसन अली, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है, हुसैन तलत की कारकर्दगी आपके सामने है, आपके सामने मोहम्मद नवाज की कारकर्दगी है। मोहम्मद नवाज को आप शादाब खान की वजह से टीम में रख रहे हैं। हसन अली हो गए तो हसन अली को तजुर्बे की बुनियाद पर आपने टीम के साथ रखा, और रही हुसैन तलत की बात के फ़हीम अशरफ की मौजूदगी में उनकी टीम में कैसे जगह बनती है, तो टीम मैनेजमेंट का उनके ऊपर एतमाद है। बिल्कुल ठीक है याहिया साहब, लेकिन हम देखें तो सोशल मीडिया पर और वैसे भी जिस तरह से साबिक खिलाड़ी भी बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया, आपके नजदीक ये फैसला कितना दुरुस्त है? और जो ये तनकीद करने वाले, आप नहीं समझते कि वो भी ये जो तनकीद है ये पसंद नापसंद की बुनियाद पर ही कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं कर रहे?
देखिए, हर किसी की अपनी राय है और हर कोई अपने एंगल से गुफ्तगू करता है। मैं दोबारा से उज़ैर आपसे यही कहूंगा कि आपके पास दलील होनी चाहिए। अगर मैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के क्रेडेंशियल की बात करूं, पाकिस्तान के लिए दोनों ने कुल मिलाकर 234 T20 मैच खेल रखे हैं और इन मैचों में 7,600 से ज्यादा रन दोनों ने पाकिस्तान के लिए स्कोर किए हैं। अगर मैं साहबजादा फरहान की बात करूं, साइम अयूब की बात करूं, फखर जमान की बात करूं, कप्तान सलमान अली आगा की बात करूं, विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की बात करूं, नौजवान हसन नवाज की बात करूं, तो इन 6 खिलाड़ियों के टोटल मैच 200 प्लस हैं और इनके 4,000 प्लस रन हैं, यानी आधे रन हैं इनके बाबर और रिजवान के मुकाबले में। लेकिन ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों पर एतमाद किया है, बाबर आजम और रिजवान को टीम में नहीं लिया है, बिल्कुल मेरी नजर में दुरुस्त फैसला है। ठीक है, और हमने तो ये भी देखा है याया साहब के जो चीफ सेलेक्टर हैं आकिब जावेद, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा है कि उनकी अच्छी रिप्लेसमेंट उनके पास मौजूद है। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग टॉप ऑर्डर की भी बात करें तो काफी हद तक जरूरी होता है, क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है अगली टीम के ऊपर अगर आपका टॉप ऑर्डर बेहतर हो और अच्छा एक स्कोर कर ले। तो आप कैसे देखते हैं कि जो अभी का एशिया कप का टॉप ऑर्डर है वो कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए फातिमा, पहले तो आकिब जावेद चीफ सेलेक्टर है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का हेड कोई है नहीं। सीनियर मेंबर वो जरूर है। लेकिन जहां तक रही बात, देखिए तनकीद बराए तनकीद होना बहुत आसान है जी। और अगर आप पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज की बात करें तो फिर यूनुस खान को भी टीम में होना चाहिए। उन्होंने तो T20 वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। जावेद मियादाद को भी होना चाहिए। हर किसी का एक वक्त होता है जी। बाबर आजम और रिजवान टीम से बाहर क्यों है? पहले तो सवाल ये होना चाहिए, भाई वो टीम में क्यों नहीं है? न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 वो टीम में नहीं थे। T20 आप बांग्लादेश के साथ होम ग्राउंड पर खेले, वो टीम में नहीं थे। 3 आप बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश में खेले, वो टीम में नहीं थे। 3 T20 आप फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले, आपने वो नहीं थे। आखिरी 14 T20 मैच पाकिस्तान खेला है, इनके बगैर खेला है पाकिस्तान। आखिरी 9 T20 मैचों में पाकिस्तान, कल माइक हैसन बता रहे थे कि 6 जीता है पाकिस्तान। एक मैच का फैसला लास्ट बॉल पर हुआ, होल्डर ने शाहीन अफरीदी को चौका मार दिया, वरना शायद वो मैच पाकिस्तान जीत जाता। एक मैच पाकिस्तान 8 रन से आ रहा है, एक मैच पाकिस्तान वन साइडेड हारा। तो टीम की कारकर्दगी बेहतर है। जहां तक ये बात है कि जी बाबर आजम टीम में नहीं है, रिजवान टीम में नहीं है, मेरा ख्याल है इस वक्त उनकी टीम में जगह बनती अच्छा याया साहब, ये बाबर और रिजवान की बहस तो अलग हो गई, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि फखर की जगह बनती नहीं थी लेकिन जबरदस्ती जो है उसको टीम में शामिल किया गया, इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? देखिए उज़ैर, पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले चंद सालों में रमीज राजा ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छा। उसके बाद ये जो मैनेजर्स हैं, खिलाड़ियों के एजेंट हैं, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की आखिर करके रख दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो सबसे अच्छा काम किया है ना, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को, चंद खिलाड़ियों के हाथों में पाकिस्तान क्रिकेट थी, उनसे जो है पाकिस्तान क्रिकेट को आजाद कराया है। ये उनका सबसे बड़ा क्रेडिट है। इसके आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बहुत ज्यादा फवायद मिलेंगे जी। लेकिन ये कहना कि जी बाबर आजम, भाई बाबर आजम टीम में थे ना, अभी वेस्ट इंडीज की टीम में थे, रिजवान भी पाकिस्तान की टीम में थे, क्या कर दिया पाकिस्तान ने? 3 T20 मैच पाकिस्तान उस टीम से हार गया जो आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान से 4 दर्जे नीचे थी। आखिरी 2 मैचों में बाबर आजम जो है वो 0 पर आउट हो गए। तो जो खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में डिलीवर नहीं कर रहा, आप उसको कह रहे हैं कि जी आप उसको T20 क्रिकेट में लेकर आ जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं याया साहब, ये भी कह दीजिएगा, हमने तो ये भी देखा है कि फास्ट बॉलर तनवीर अहमद की जानिब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ये भी कहा गया है कि वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ही ले लें, एक मशवरा भी दिया गया है। तो ये रिटायरमेंट का मशवरे को कैसे देखते हैं आप? देखिए फातिमा, तनवीर अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उनकी अपनी राय है और वो जो राय दे रहे हैं अगर आप उनसे ही पूछें तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं उनकी राय पर क्या तबसरा करूं। और जहां तक रही बात पाकिस्तान टीम में बाबर और रिजवान को लेने की, देखिए इस वक्त उनकी टीम में जगह बनती नहीं है। इस वक्त आप आगे की तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे खुद पूछता हूं कि आखिरी 9 T20 मैचों में पाकिस्तान 6 मैच जीता है बाबर और रिजवान के बगैर। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके बगैर पाकिस्तान की टीम जो है वो बन सकती है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करें, वापस आ सकते हैं। अभी उनके लिए बेहतरीन मौका था कि वो वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्म करते, लोग उनकी बात करते, वो पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली मैच जिताते, लोग उनकी बात करते, क्रिकेट बोर्ड को उनको लेना पड़ता। माजी में ऐसा होता रहा है, टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर लड़का वनडे में आया, वनडे की परफॉर्मेंस पर T20 क्रिकेट में आया। लेकिन 50 ओवर की वनडे क्रिकेट में आप डिलीवर नहीं कर सके और ये 20 ओवर की क्रिकेट है, इसमें आप कैसे उनकी जगह बनती हुई देख रहे हैं? बात है। बिल्कुल पेस भी तेज होगी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा बेहतरीन तज्जिया दे रहे हैं। अपनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है कि कितनी बैलेंस ये टीम होगी
और ओवरऑल ये बेहतर टीम बताई जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान और बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे, हमने देखा भी है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास मौका मौजूद है। बिग बैश लीग आने वाली है और दूसरी लीग्स जो हैं उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें ताकि आने वाले दिनों में हम देख लेंगे कितने दिन हैं, कुछ दिन की दूरी है, देख लेंगे कि जो सिलेक्टेड टीम है अभी ऑलरेडी ये 17 लोग कितना अच्छा प्ले करते हैं और किस तरह से मेरा ख्याल है मैच हमें जिताते हैं। मौका देना चाहिए और मेरे ख्याल में हमें भी मौका देना चाहिए कि हम एक छोटी सी ब्रेक लें ताकि अगर किसी ने कहीं जाना है तो वो फटाफट से होके आ जाए, क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपका वेट करिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में बात करेंगे सेहत के हवाले से। तो हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर खामोश कातिल कहा जाता है, क्योंकि ये अलामात के बगैर दिल, दिमाग, गुर्दों और दीगर अज़ा को नुकसान पहुंचा सकता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब 13 करोड़ से ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और हर साल 75 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर के बायस हलाक हो जाते हैं। जबकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 44% अफराद तशखीस शुदा हैं, जबकि सिर्फ 35% अफराद हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करवाते हैं। इससे भी बड़ा मसला ये है कि दवाओं के मुसलसल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर के मरीज दीगर कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और माहिरीन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर दवाओं का मुसलसल इस्तेमाल गुर्दों को मुतासर करता है, फालिज का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक जैसे जानलेवा मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है अगर आप कंटिन्यूसली मेडिसिन लेते ही जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन ली जाती हैं कितनी फ़ायदेमंद हैं और कितनी नुकसानदेह हैं, तवील और मुसलसल अद्वियात लेने से कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अक्सर देखने में आता है मुशाहिदे में कि ब्लड प्रेशर का मरीज मुसलसल मेडिसिन यूज़ कर रहा होता है और साथ ही साथ उसके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे जी। और इसी तमाम पर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट डॉक्टर जमील मेहरवी। डॉक्टर साहब वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमें बताएगा, हम देख रहे हैं करोड़ों की तादाद में नंबर हो चुका है जिसको बीपी का इशू है, ये इशू होता किस वजह से? देखिए फिर भी मैं वही बात करूंगा, स्टार्ट अपना मैं अपने मौक़िफ़ पे आज भी कायम हूं कि बैक टू नेचर जी, फितरत की तरफ हमें वापस लौटना पड़ेगा। हम अननेचुरल वे पे जा चुके हुए हैं और हर अननेचुरल वे आपको हर एक मतलब वो कहते हैं ना मीटर्स के ऊपर, नॉट किलोमीटर्स, एक मीटर्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ धकेल रहा है जी। और पूरी दुनिया का इस वक्त जो है वो अलमिया बन चुका हुआ है कि हम बीमारियों के साथ जिंदा रहना है और ख़ास तौर पे जिंदा रहने के लिए दवाइयाँ भी इंटेक करनी है, बहुत अलार्मिंग है, ये खानी है। सो ब्लड प्रेशर इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो एक तो चाय है, दूसरा उसके बाद हमारे यहाँ नमकीन चीजें हैं। अच्छा माजरत आपकी बात काट रही, जो आप चाय की बात करते हैं ना, लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन हुई थी, आपने चाय को खतरनाक करार दे दिया था। अब जो मेरे जैसे बंदे चाय लवर हैं वो क्या करें, हमें तो सुन के रोना आ जाता है, यकीन करें सर। देखें उसमें निकोटीन है और लोग उस निकोटीन के आदी हुए पड़े हैं ना, उस वजह से वो आपको उस तरफ आप खींचते हैं। आप जो चाय पीने वाला वो सिर्फ एक महीना या 15 दिन चाय छोड़ दे तो फिर उसको पता चलेगा कि इसको ना पीने के फायदे क्या थे और इसको पी कर मुझे इसके नुकसान क्या हो रहे थे, ये प्रैक्टिकली करके देख ले। उससे बहुत अच्छा चीज जो है वो हमारे यहाँ अदरक, जीरा और पुदीना का कावा है। उसके बाद ब्लड प्रेशर के अंदर भी एक कावा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये है कि हम नमकीन चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चाय के साथ भी है ना। हाँ, और उसके बाद हम मीठी चीजें जो है वो खाना बिल्कुल छोड़ गए, जो कि सुन्नत रसूल भी है। हमें सब आपने बिल्कुल जो है वो जो ट्रेंड चल रहा है उसकी उलट बात की, क्योंकि लोग जो कहते हैं वो कहते हैं नमकीन जितना मर्जी खा लो उसका नुकसान नहीं, आप कह रहे हैं कि मीठा खाना चाहिए, नमकीन कम कर देना चाहिए। सर किसी भी चीज को आप जो है ना वो बैलेंस करके रखेंगे ना, डाइट बैलेंस रखें। अगर आप नमकीन इतना खा रहे हो तो भाई फिर आप मीठा क्यों नहीं खा रहे, उसको बैलेंस किस थोड़ा सा तो खाएं, बाकी भी आप ठीक है। अच्छा उसमें सिर्फ ये है कि एक चीनी से बनी हुई चीजों का हमें मसला है ना, जो प्रॉब्लम करती है, जो पॉइजन है, व्हाइट पॉइजन है। आप चीनी से बनी हुई चीजें छोड़ दें। उसके अलावा हमारे यहाँ गुड़ का हलवा नहीं बनता था, गुड़ के चावल भी तो बनते थे। जी। उसी तरह से हमारे यहाँ और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं। फिर अल्लाह ताला ने आपको कुदरती फल बहुत दिए हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको खजूरें भी दी हैं और बहुत कुछ ऐसा है, आपके पास अंगूर भी है। आप उन चीजों से अपने मिठास को भी बैलेंस रखें ना, सिर्फ यही काम नहीं। अगर कुछ लोग ये डरे हुए हैं कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है, तो भाई आप जो कुछ भी खाते हो, जो भी खाते हो, अगर आप मीठा नहीं भी खाते, ऐसे शुगर के पेशेंट जो मीठा नहीं खाते, उनका भी शुगर लेवल बढ़ता है। क्योंकि जो कुछ भी आप कड़वी चीजें भी खाएंगे, नमकीन चीजें भी खाएंगे, तो खाना मैदे तक और मेटाबोलाइज होने पे जब लिवर मेटाबोलाइज करेगा तो उसने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और ग्लूकोज आपके खून में जाना है। ये भी कई को बड़ी जबरदस्त आपने बात की। हमें जरा ये भी बताएं, जैसे हम आगाज में भी बात कर रहे थे
जब ब्लड प्रेशर के लिए आपको मेडिसिन पे लगाया जाता है, ठीक है, कुछ केसेस में ज़रूरी होती है मेडिसिन, लेकिन अगर आपको मेडिसिन पे लगा दिया और फिर आपको बीपी का इशू नहीं भी हो रहा, आप खाए जा रहे हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं लोगों को फालज भी हो रहा है, हार्ट के इश्यूज भी हो रहे हैं। तो ये जो लोग मेडिसिन के ऊपर लग ही जाते हैं, इनको क्या मशवरा देना महाना चाहिए? बजट रखा होता है मेडिसिन का। अब तो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि 1 to 10 के दरमियान अगर आप दवाई खरीदेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, ताकि तनख्वाह मिलते ही आप सीधा रुख जो है ना वो हमारे मेडिकल स्टोरों पे आ जाए। बात यह है कि सबसे पहले तो जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस वक्त कौम खा रही है पूरी दुनिया में, उसको देखना पड़ेगा कि उसमें 80 to 85% जो है वो दवाइयाँ डायूरेटिक हैं और 15 से 20% जो दवाइयाँ हैं वो आपके हार्ट बीट्स को पंप्स कर रहा है, जो हार्ट पंप कर रहा होता है उसकी पंपिंग को स्लो करती हैं। ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक तरफ तो अगर वो पंप स्लो करवा रहा है, उसकी जो स्ट्रोक है ना वो ये फर्ज करें अगर ये चल रही है, तो जब वो आप दवाई लेते हैं ब्लड प्रेशर वाली तो वो आपकी स्ट्रोक को स्लो कर देता है। उससे क्या होगा कि आपकी आगे ब्लड का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली स्पीड उसकी कम हो जाएगी और आप समझेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया। और दूसरा जो ज्यादातर यूज हो रही है वो डायूरेटिक है, यानी आपको मिसाल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर के पास गया, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो डॉक्टर सीधा लास्ट 6 इंजेक्शन उसको IV स्टेट दे देता है और उससे क्या होता है कि उसको पेशाब ज्यादा आता है, या दवाई खा रहा है मरीज तो उससे भी पेशाब, यानी जो दवाई खाने वाला आप उसको चेक करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है जैसे ही वो दवाई इनटेक करता है, तो आपके जिस्म से पानी ज्यादा निकल जाता है और उसके साथ साथ आपके मिनरल्स बहुत ज्यादा जो है वो आपकी बॉडी से वेस्ट होते हैं। तो दोनों सूरतों में हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे थे। हमारा खून जो था उसमें से पानी निकला, मिनरल्स निकले, तो खून जरा गाढ़ा हो गया, थिक हो गया। जो गाढ़ा होगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, फिर पतला वाली फिर मेडिसिन देंगे। उसको कुछ टाइम के बाद मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आएंगे। डॉक्टर के पास जाएगा, वो देखेगा कि ब्लड प्रेशर की दवाई पे लगाया हुआ था, अब क्या करना है, ब्लड थिनर, और वो आपको खून पतला करने की लोप्रिन, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, यानी फिर और दवाइयों। एक तरफ फिर इलाज क्या करे, एक तरफ गाढ़ा कर रहा है, एक तरफ पतला। आप मेडिसिन से बच के पानी से कोई इलाज बता रहे थे, वो किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह असर करता? एक तो ये करें कि आप जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़े तो आप पानी गर्म करके उसमें अपने तेज गर्म हो लेकिन काबिल बर्दाश्त हो, तो उसके अंदर पाँव जो है वो मरीज के डिप करके उसको बिठा दें, या लेटा हुआ है तो उसको लिटा के भी, तो उसके टांगे नीचे को लटका के उसमें पानी में डिप कर दें, तो सिर्फ 10 मिनट आप उसको पाँव डिप रखें तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फौरन नीचे आना शुरू हो जाएगा। इजी है ये। और उसके साथ उसको कावा देना चाहिए हमें कि जीरा सफेद घर में मौजूद होता है, जीरा सफेद ले लें आधा चम्मच, और छोटी इलायची होती है उसको काट के, बीच में से काट के थोड़ा सा, तो वो उसमें डाल दें 3 सब्ज इलायचियां और आधा चम्मच जीरा सफेद, दोनों को 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के इसको बॉईल करते रहें। जब वो हाफ गिलास रह जाए नीचे उतार लें और उसको छान के शहद डालना है, गुड़ शक्कर डालना है, जो भी वो करना है कर लें। और ये सिर्फ जब डॉक्टर साहब बीपी हाई हो उसी वक्त ये वाला कावा देना, या डेली रूटीन में भी आप हिस्सा बना सकते हैं? और अगर नहीं भी वो मीठा कोई डालना, कोई शुगर पेशेंट है तो वो वैसे भी इनटेक कर सकता है। ये अगर दिन में वैसे ही 2 से 3 दफा आप लेते रहें, जो शुगर के ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी तरफ दवाई करने की, और उसका नीचे आएगा, टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है। और अगर किसी का बढ़ जाए तो उसको फौरी तौर पे ये कवा पिलाएं और पानी गर्म जो है वो पाँव उसमें डिप कर दें, तो तेजी से उसकी जो है ना वो फर्क पड़ेगा। अदरवाइज दूसरी साइड पे एक जो कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि नहीं जी आपको रोजाना दवाई खानी और बिला नागा खानी, आज इसलिए खानी है लोगों ने कि बढ़ ना जाए, तो फिर तो उस डॉक्टर का भी बढ़ सकता है, उसको भी दवाई खानी चाहिए। जो कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन और जॉइंट पेन का बड़ा लिंक है आपस में, ये किस तरह से? देखें, आप कभी प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, कभी आप प्रेशर को कम कर रहे हैं। ये प्रेशर है यहाँ पहुंच गया, तो अब इसको कम करना है दवाई ने, तो ये इसको नीचे लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल है, आज नॉर्मल है, तो आप जब भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, तो नॉर्मल वैल्यू पे अगर आपने ले ली तो वो इसको लो करेगा, लो करेगा। इसने उसको नहीं देखना, इसको सेंस नहीं है कि ये वहीं पे नॉर्मल है तो अब मैं कुछ ना करूं, उसने लो करना है। जब वो लो आएगा और उसके बाद जब दवाई का असर खत्म होगा, ये बूस्ट अप होगा और ये स्ट्रोक मारेगा ठा करके, और सीधा फालज आएगा, या हार्ट अटैक आएगा, या मसले आएंगे। हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे इलाज भी आपको बता दिए हैं, किस तरह से पानी और कावे से आप बीपी को लो कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो मेडिसिन की मेरे ख्याल में जान छोड़ें और ये नेचुरोपैथी और अपने पैसे भी बचाएं और अपनी सेहत को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो शख्स मेहनत और हौसले के साथ आगे बढ़ता है, अल्लाह भी उसकी मदद करता है। यही कहानी है लाहौर के
तारीखी MAO कॉलेज के एक गार्ड नज़ीर अहमद की। ननकाना साहब के रहने वाले 35 साल नज़ीर अहमद ने ना कोई बड़ी डिग्रियां हासिल की और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, मगर शौक और लगन ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना अक्सर लोगों का ख्वाब होता है और ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, 2007 में ऑफिस बॉय के तौर पर उन्होंने दूसरों को देखकर डिजाइनिंग सीखने वाले नज़ीर अहमद आज फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के माहिर हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लाखों रुपए कमा रहे हैं। हैरत की बात यह कि वो अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपना सहारा बनाया हुआ है। जब भी कोई गैर मुल्की क्लाइंट पैगाम भेजता है तो वो AI टूल्स की मदद से जवाब तैयार करते हैं। यूं एक आम सा गार्ड आज अपनी मेहनत और हुनर के जरिए दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहा है। हाँ, और इस वक्त नज़ीर अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपसे उनकी बातचीत करवाते हैं। नज़ीर, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में, और हमें जरा अपने सफर के आगाज के बारे में बताएं कि एक गार्ड से कामयाब ग्राफिक डिजाइनर तक का सफर कैसे कर दिखाया आपने? क्या आपके माइंड में वो थॉट आया था? आगाज कैसे हुआ था? पहले नंबर पे मेरी तलीम नहीं, पढ़ हूँ, मेरी कोई तलीम नहीं है। एक दफ्तर है सॉफ्टवेयर हाउस, वहाँ पे मैं एज ऑफिस बॉय की जॉब करता था। सही। वहाँ पे लड़कों की चाय चुई पिलाता था, तो उनके पास बैठ के काम सीखता था। उसके बाद रात को घर कंप्यूटर लिया हुआ था, कंप्यूटर पे काम करके सुबह उनको फिर दिखाना। और दिखाना का जो हमारे सॉफ्टवेयर का CEO है ना, उससे पहले पहले ये काम करना था। जब CEO आ जाता, बॉस के आने से पहले ये काम करना होता था, ताकि बॉस बोले ना। तो फिर मैंने काम करके तकरीबन मुझे 6-7 माह लगे, तो तब तो वो जो लड़के थे बड़े कोऑपरेट करते थे आपके साथ, या कोई इस तरह तो नहीं कहते थे यार तू देख भी लेगा तो तुझे कौन सा कोई इससे काम आ जाना है, या तूने कौन सा इससे कोई पैसे कमा लेने हैं? बेसिकली आजकल हमारे माशरे में ना बॉस के साथ ना बनती नहीं लोगों की। वो कहते हैं कि बॉस के मुकाबले में एक हमने छोटा सा जो है ना वो लेकर जाना। अब वो जो अकाउंट है ना वो पहले नंबर पे चल रहा है और मैं चौथे नंबर पे हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा नज़ीर, हमें ये भी बताएं, ये बड़ी जबरदस्त आपकी कहानी है कि अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता लेकिन फिर भी AI की हेल्प से आप इवन जो इंटरनेशनली भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, कोई आपके साथ बात करता है, तो आप वहां से जवाब तैयार कर लेते हैं। तो इसमें आपको डिफिकल्टी कितनी है और साथ में लोगों को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि लोग ना बहुत बहाने करते हैं कि जी हमसे तो कुछ हो नहीं सकता, हम तो जॉब कर रहे हैं, हमारे पास सीखने का स्किल टाइम नहीं। तो लोगों को क्या कहेंगे इस हवाले? लोगों को मैं यही कहता हूँ कि एक तो ये जो होता है ना भी प्रोग्राम भी हमने काम नहीं करना, नीयत होनी चाहिए। बेसिकल नीयत होती है। मैं ChatGPT यूज करता हूँ और कुछ और AI के सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। वहाँ से मैं अब जो भी प्रोजेक्ट आता है ना, मसलन अपवर्क पे एक जॉब आई है ना, तो मुझे पता है ये मैं काम कर लूंगा, वो मैंने उधर से उठाता हूँ और मैं ChatGPT को कहता हूँ कि मुझे अच्छा सा कवर लेटर लेकर भेजो इंग्लिश में, वही उधर से उठाकर उधर कर देता हूँ, तो काम। अच्छा नज़ीर, हमें ये बताएं कि आपको किन किन चीज़ों पे जो आप काम कर रहे हैं आपको अबूर हासिल है और किस तरह से आप जो है वो उसको लेकर चल रहे हैं, और अभी कितने प्रोजेक्ट हैं, ताकि जो कोई इधर से भी प्रोजेक्ट करवाना हो? वैसे मेरा ख्याल है इंटरनेशनल आपके पास क्लाइंट्स हैं, तो लोकल वालों को आपने कहाँ देखा? लोकल वालों की आपकी बात ठीक है, लोकल वाले पैसे नहीं देते। यार देख क्या करें यार, लोकल वाले प्रोफेशनली इनको ठीक करना पड़ेगा। सही बात आ रहा हूँ। जो इंटरनेशनल यूरोपियन लोग हैं ना, वो पैसे देते हैं। अगर आपको काम नहीं में पसंद आया ना, तो वो तब भी पैसे देते हैं। अच्छा। और सबसे जो मेरे ज्यादा क्लाइंट है ना, वो ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा। ऑस्ट्रेलियन, USA के, UK के भी है, न्यूजीलैंड भी है, थाईलैंड भी है, और ज्यादा जो मैं फेवरेट है ना वो ऑस्ट्रेलिया को रखता हूँ। जबरदस्त। ऑस्ट्रेलिया को कोई भी प्रोजेक्ट आता है क्लाइंट का रीजन तो हो गया। ये बताएं किन किन चीजें पे जो आप काम कर रहे हैं, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, किस पे आपको ज्यादा अबूर है? अडोब इलस्ट्रेटर मैं यूज करता हूँ और फोटोशॉप। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मुझे ग्राफिक डिजाइनर के भी स्पेलिंग नहीं आते, फ्रीलांसर के भी स्पेलिंग नहीं आते। वाह, लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तकरीबन 700 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। 700 प्रोजेक्ट। अच्छा नज़ीर, हमें ये भी बताएं, 700 प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं, तो आपका उन तमाम प्रोजेक्ट्स में सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा रहा है, या यूं कह लें कि सबसे ज्यादा पैसे किस प्रोजेक्ट से आए? भी साथ मिल गई हो 700 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए ना, उसमें से 500 क्लाइंट मुझे टिप दी है। अच्छा। और जो सबसे महंगा प्रोजेक्ट है ना, वो $165 का मैंने लोगो का किया, लोगो डिजाइनिंग का। और 2 मंथ पहले मुझे एक क्लाइंट ने वेबसाइट दी है $1500 की। वो वेबसाइट का टीम नहीं है, वो मैंने किसी दोस्त को हायर कर। हो सकता है आपके कॉलेज के प्रिंसिपल भी आपको कह दें कि जरा हमारे कॉलेज का लोगो भी दोबारा से डिजाइन करो नज़ीर। नहीं, मैंने नियत की है कि इधर का पाकिस्तान का कोई काम ही नहीं करना, क्योंकि वो कहते हैं कि चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड, इनसे हमने काम ही नहीं कराना। अच्छा नज़ीर, हमें ये भी बताएं, आपने दोस्तों की भी बात की है,
दोस्तों का और फैमिली का क्या रिस्पांस था जब उन्होंने देखा कि आप, क्योंकि ऑफिस बॉय की तो एक बड़ी नॉर्मल सी सैलरी होती है, तो $100 से भी ऊपर के आप प्रोजेक्ट अब कर रहे हैं, तो रिस्पांस कैसा था दोस्त और फैमिली का? दोस्त फैमिली को मैं एक मंथ में 2 दफा चीजेस पे लेकर जाता हूँ बच्चों को। अच्छा। ठीक है ना, जब भी अर्निंग आती है ना बच्चों को लाजमी लेकर जाता हूँ। बच्चे मेरे प्राइवेट पढ़ रहे हैं। अच्छा। अभी से मैं बच्चों को AI पे लगा दिया, क्योंकि 2 या 3 साल बाद या 4 साल बाद AI बहुत आगे। अच्छा, तो आप उन्हें किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं अपने तीनों बच्चों? नहीं, मैं खुद ही। अच्छा, खुद ट्रेन कर रहे हैं बच्चों? मैंने कोई डिप्लोमा नहीं मेरे पास। कहीं आजकल अभी आप AI 2 माह हुआ पाकिस्तान में लॉन्च हुई, अभी से लोगों ने लाखों लाख रुपया फीस। अच्छा नज़ीर, अपनी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने हुनर को, क्या आपके प्लान्स हैं? आप कोई डिग्री करना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अब बेसिकली मेरी तालीम नहीं है, ठीक है ना। अब AI इतनी फास्ट आ गई है कि ना आप उसको एक मैसेज बोलोगे ना, वो आपको पूरी डिटेल बता देगी। अब एकदम मैं बीमार हूँ ना, तो मैं उसको बोलूँगा मुझे मेडिसिन दे, वो मेडिसिन। लेकिन वो आपने मुकम्मल उस पर अमल नहीं नहीं, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। हॉस्पिटल भी पहुंचा रहे थे। वैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको। भाई इस्तेमाल ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने डाइट प्लान फॉलो किया ना, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, ChatGPT का बनाया हुआ, तो हॉस्पिटल पहुंच गए अगले, तो मैं उधर की बात नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग तक ही रहूंगा, आगे तक नहीं चलूंगा। ठीक है। अच्छा, हमें नज़ीर ये भी बता दें कि आपने जब ये काम शुरू किया, तो आपको क्या लगता है कि जो जिनके पास अगर डिग्री नहीं है, तो डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कहीं पर भी कामयाब होने के लिए, स्किल या जज्बा आपका? स्किल। अब मैंने ये मीडिया पे आया हूँ, तो मैंने ना अपवर्क को मेल किया है कि ये पाकिस्तान ने ना कंप्लेनें करना शुरू कर देनी है कि ये देखो ये अनपढ़ हो के इधर हमें फ्यूचर खराब कर रहा है पढ़े लिखे नौजवानों को। उन्होंने कहा हमारे पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है, और स्किल, और उसके बाद क्लाइंट का फीडबैक होता है। वो मेरा 4.9 है, कभी 5 हो जाता है। यानी वो सही नज़ीर कहते हैं कि जो हुनरमंद आदमी है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता। डिग्री वाले का कोई पता नहीं। अब मैं एक और दिल की बात बताऊं, 700 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। मुझे किसी लोगो का नाम का नहीं पता कि ये नाम का मैंने लोगो बनाया। अच्छा। और मुझे क्लाइंट के नामों का भी नहीं पता। वेरी इंटरेस्टिंग नज़ीर। तो फिर अन्ना धुंधी कर रहे हो है। तो वैसे मैं नहीं, लेकिन नज़ीर ऑब्वियसली आप जैसा भी काम करें, अगर वो आपको पसंद कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपके काम को वो सराह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, और हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। हम भी आपका काम देखेंगे, चेक करेंगे कि हमने नज़ीर साहब को दावत दी, तो नज़ीर साहब का काम ऑब्वियसली हमारी टीम ने भी देखा है। उज़ैर तो हम पे भी टाइम पे करेंगे, हम चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, नज़ीर साहब आपका ख्याल करेंगे बिल्कुल। और इसके बाद वो 2 ऑप्शन कहता ना, मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है ना, ताकि वो खुश हो जाए। मैंने क्या करना, मेरे 2 ज्यादा से ज्यादा एक प्रोजेक्ट में आधा घंटा पौना घंटा लगता है। अच्छा जी, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया नज़ीर, बहुत जबरदस्त काम आप कर रहे हैं यार। इसको मजीद बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को मजीद आप बढ़ाएं, ताकि और आपके क्लाइंट आते हैं। अब मैं आप इस नौजवानों के एक एज ए चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड, अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये जो स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, या लोग फालतू यूज जो अपना अंगूठा रगड़ी जा रहे हैं, हाँ जी, ठीक है ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि AI का दौर आ गया, कुछ ना कुछ सीखे। मैं ये नहीं कहता ग्राफिक डिजाइनर सीखे, वेब डिजाइनर काफी लोग हैं, काफी अर्निंग कर रहे हैं। अगर मेरी तालीम होती ना, तो मैं इससे ज्यादा। बहुत शुक्रिया नज़ीर। तो पैगाम नौजवानों के लिए यही है कि जनाब अपने अंगूठे की लकीरें ना मिटाएं स्क्रॉल कर करके, बल्कि कोई हुनर सीखें, कोई काम सीखें ढंग का, जो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी फैमिली के लिए काम है, और आप 4 पैसे भी कमा सके उससे। हम लेते हैं यहाँ पे ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब बात करेंगे एक ऐसे समाजी मसले के हवाले से जो आजकल हमारे माशरे के हर फर्द को मुतासर कर रहा है। माशरे में अदम बर्दाश्त मुसलसल बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए छोटी छोटी बातें बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया है। मामूली सी तनकीद को बुरा मान लिया जाता है, इस्लाह को तज़हीक समझा जाता है, और इख्तिलाफ राय को जाती दुश्मनी तस्वुर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये रवैये सिर्फ घरों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि सड़कों, तालीमी इदारों, दफातर, हत्ता के सियासी और सोशल मीडिया के माहौल में भी आम हो चुके हैं। अदम बर्दाश्त न सिर्फ हमारी इखलाकी इक़्तिदार को नुकसान पहुँचा रही है, बल्कि नफरत, अदम रवादारी और तलखी को फ़रोग़ देकर मुआशरे को तकसीम भी कर रही है, जिसके नतीजे में नौजवान नस्ल मायूसी और ज़हनी दबाव का शिकार हो रही है। और ख़ास तौर पर जब हम ख़ानदानी और समाजी रिश्तों की बात करते हैं, तो इसके बायस वो भी कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। तो ये मसला है कि आदम बर्दाश्त की वजूहात क्या हैं, इसके नफ्सियाती और समाजी असरात क्या हैं, अखलाकी इक़्तिदार का ज़वाल किन वजूहात से जुड़ा हुआ है, क्या मीडिया, तालीम और सियासी रवैये इस मसले को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, मौशरती हम आहंगी को दोबारा कायम करने के लिए रवैयों में किस तरह की तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और सबसे अहम कि बर्दाश्त, रवादारी और मुकालमे को फ़रोग़ देने के लिए कौन सी
हिकमत अमली अपनाई जा सकती है ताकि हम अपने माशरे को ज़्यादा बेहतर, पुरअमन, मुस्बत और रहने के काबिल बना सकें। बिल्कुल, इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात लेने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अल्लामा साहब, वेलकम कहेंगे आपको सामने। शुक्रिया। ये कहेगा, हम देख रहे हैं कि दीन इस्लाम में तो हमेशा से बर्दाश्त का दर्स दिया गया है, अमन का दर्स दिया गया है। अब जितनी अदम बर्दाश्त होती जा रही है माशरे में और हम देखते हैं उसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं आपकी अपनी ज़ाती मेंटल हेल्थ पर भी, और एक इत्तेफाक नहीं रह रहा घरों में, दोस्तों में, किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा तहम्मुल, बर्दाश्त, दूसरों की बात को तस्लीम कर लेना या तस्लीम ना भी करें जी। तो एहतराम की नज़र से देखना, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना, हमें इस्लाम ने बुनियादी तौर पे ये तालीमात इरशाद फरमाई। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वल काज़मीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि इंसान को बाज़ औक़ात दूसरे की इख्तलाफी बात से, इख्तलाफी अमल से गुस्सा आ जाता है इंसान को, इंसानी तकाज़ा है। लेकिन फरमाया कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे वो होते हैं जो गुस्सा आ जाए तो उसको पी जाए, उसको अपने अंदर वो पी जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहादुर इंसान वो नहीं होता कि जिसको गुस्सा आए वो मगलूबुल गज़ब होकर वो लोगों के गिरेबान फाड़ता फिरे। फरमाया असल ताकत वाला, असल कुव्वत वाला बंदा वो होता है अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, कि जिसको गज़ब आए, गुस्सा आए बेतहाशा दूसरों के इख्तलाफ से, लेकिन वो अपने को पी जाए, उसके अंदर बर्दाश्त करे, उस पर अपने आप पे वो मगलूबुल गज़ब ना हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि बेहतरीन मोमिन अल मुमिनुल्लज़ी युखालितुन नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुल मिनल मुमिनिल्लज़ी ला युखालितुन नास व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम, जो लोगों के साथ गुल मिल के रहते हैं और उनकी तरफ से आने वाली तकालीफ, उनकी तरफ से आने वाली बाज़ औक़ात बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, उसको इस अंदाज से बर्दाश्त करता है कि सब्र का मुज़ाहरा करता है। फरमाया अल्लाह के यहाँ ये उस मोमिन से, ये भी मोमिन है लेकिन उस मोमिन बंदे से ज़्यादा बेहतर है कि जो लोगों से मिलता जुलता ही नहीं, उनके इख्तलाफात पर वो सब्र करके दिखाता ही नहीं, वो अलग थलग रहता है। तो फरमाया अल्लाह को ये मोमिन इतना पसंद नहीं जितना ये मोमिन पसंद है जो मुआशरे में रहता है, मुआशरे में रह के अपना किरदार अच्छा अदा करता है और दूसरों की तकलीफ को बर्दाश्त करता है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खूबसूरत आपने बात फरमाई है। डॉक्टर साहब, कुरान और हदीस का हवाले जो हैं वो भी आपने दिए, लेकिन अगर हम सीरत को देखें, सीरत का मुताला करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल है उसको देखें, ताइफ के वाक़े को हम याद कर लें सबसे बड़ा, और भी बहुत सारे मवाक़े हैं, लेकिन किस तरह खंदा पेशानी से हमेशा नर्म अखलाक का जो है वो मुज़ाहरा किया गया जनाब की जानिब से, उससे हमें कितना सीखने की ज़रूरत है? देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात मैं समझता हूँ उसकी मुतवज्जे फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो उसवा हसना है, आपने सिर्फ तालीमात इरशाद नहीं फरमाई कि ऐसा करो, ऐसा करने से अमली तौर पे आपने अमली तौर पर, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और इख्तियार भी था सजा देने का, सजा देने का। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तैफ का अपने हवाला दिया। उस वक्त तो अगरचे आपकी रियासत नहीं थी, आपके पास हुकूमत नहीं थी, लेकिन आपने उस मौके पर अल्लाह ने ये आपको इख्तियार दिया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ते आए और उनके साथ बादलों का जो इख्तियार रखने वाला फरिश्ता वो भी साथ आए, पहाड़ों का फरिश्ता जो था, और उन्होंने आकर कहा कि अगर आप इजाजत दें हम अक्षबैन नाम के दोनों पहाड़ा भी उठाकर इन तैफ के जालों के ऊपर बरसा देते और इनका नामो निशान मिटा देते। तो आपने जो फरमाया ना वो आज हमारे लिए उसवा हसन है। आपने फरमाया ला बल अर्जुल्ला युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदा। मैं तो ये दुआ करता हूँ जिब्रील जिन्होंने मुझे पत्थर मार के जख्मी किया ना, अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों को ईमान वाला बना दे, तौहीद वाला बना दे, अल्लाह की वहदानियत वाला बना दे। तो दुश्मन की औलाद को हदायत की दुआएं देना, ये नबी पाक का तर्ज अमल। हम तो कहते हैं मैं तो नस्लें ही मिटा दूंगा, हमें गुस्सा आ जाए, छोटी छोटी बातों में गुस्से में आ जाते हैं। तो यकीनन अल्लामा साहब आपकी ही बात को बड़ी खूबसूरत आपने बात की और यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो अमली नमूना है हमारे सामने। आजकल के दौर में अदम बर्दाश्त जितना बढ़ चुका है, चाहे हम यंग लोगों की यूथ की बात करें उसमें भी बर्दाश्त नहीं है,
थोड़ा बुजुर्ग लोगों में चले जाएं, उनमें भी अदम बर्दाश्त कम हो जाता है, वक्त के साथ वैसे भी कम हो जाता है। आपको क्या लगता है माशरे में किस हद तक ये अदम बर्दाश्त बिगाड़ पैदा कर रहा है और आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? जहाँ तक ताल्लुक है ना इसका बिगाड़ कितना है, वो आपने अपनी बड़ी खूबसूरत बात में कहा, मलिक साहब ने भी फरमाया कि आज हमारे अपनी जाती सेहत जो है वो बर्बाद हो रही है। नफ्सियात के कितने डॉक्टर आके बैठ गए। जी जी जी, हाई ब्लड आप प्रेशर के मरीज 50 साल पीछे चले जाएं, 60 साल पीछे चले जाएं, जब हमारे बाप थे, दादा थे, नाना थे, मामू चाचा थे, उनके दौर में ये थे, ये बीमारियां इतनी थी। बीमारी मौजूद नहीं बड़ी थी। आम बात कर रहे हैं। इसलिए कि उस वक्त ये अफरा तफरी नहीं थी, लोगों के अंदर ईसार था, तहम्मुल था, बर्दाश्त था। आप इशारे पे जाकर खड़े होकर देख लें, ओह, सड़कों एक पे- लम्हे के लिए हम दूसरे को जगह देने के लिए तैयार नहीं होते। सही कह रहे हैं, सड़कों पे तो ये हमारा पहले ये तर्ज अमल था, हमारे अंदर ईसार था, हम दूसरों को तरजीह देते थे अपने ऊपर कि भाई आप पहले गुजर जाएं, आपको जल्दी होगी, इसकी ज्यादा जरूरत है। तो ये हमारे असलाफ का तर्ज अमल था, उससे ये हमारे अंदर ये बीमारियां ही नहीं थी, ये डिप्रेशन की ये नफ्सियाती बीमारियां ये हमारी आई इसी वजह से। और दूसरा नुकसान, हमारे घरों के अंदर भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। आज जो कत्ल गारत हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, और फिर हमारे कितनी तलाक की जो नौबत आ चुकी है, जो इसको खुले के केस हमारे जाके अदालतें देखें, बहुत बढ़ गया। ये था हमारा मुआशरा, ये हमारा मुआशरा इन चीज़ों से बिगड़ चुका है जी। और इसकी वजह से उखाड़ पिछाड़ हो चुकी खानदानों के अंदर, बरादरियों के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर। तो यकीन इससे निकलने का रास्ता, बिल्कुल इससे जी हाँ, इससे निकलने का रास्ता मौजूद है। इससे निकलने का रास्ता नबी पाक फरमाया, बेतहाशा गुस्सा है तो तुम्हें फौरी तौर पे वुजू करना चाहिए। अच्छा, ज्यादा गुस्सा है तुम्हें पानी पीना चाहिए। गुस्सा आ जाए खड़े हो तो बैठ जाना चाहिए, बैठे हो तो तुम्हें लेट। ये हदीस है पाक है, नबी पाक सल्लम की तालीमात है। और औज़ुबिल्लाह पढ़नी चाहिए तुम्हें। औज़ुबिल्लाह पढ़ने से इंसान अल्लाह की पनाह में चला जाता है। शैतान जो हमें उकसाता है लड़ाइयों के ऊपर और इस अंदाज के ऊपर और मगलूबुल गज़ब होने की हमें दावत देता है, उसके शर से हम बच जाते हैं। बिल्कुल, और दीन ने तरीका दिया हुआ है, मौजूद है, उससे अगर हम इस्तेफादा करें तो। अल्लामा साहब, मौशरती हम आहंगी को दोबारा कायम करने के लिए हमें अपने अंदरून में, मिजाज में, रवैयों में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए? मैं समझता हूँ इसमें मिन हैसुल कौम, पहले तो हमें अपनी गलतियों की निशानदेही करना होगी जी। और जिसका भी आपने बहुत अच्छे अंदाज से अपने इंट्रो में और अपने सवालात के जरिए मैं समझ निशानदेही कर दी है। हमें इनको समझना चाहिए। और फिर ख़ास तौर पर आज सोशल मीडिया, हाँ जी, ये चूँकि एक इंतहाई फास्ट मीडिया है और हर एक के हाथ में आ चुका है। जी जी, और सच्ची बात कि वहाँ पर जो उसका सूरत हाल है कि हर बंदा वहाँ पर, आप तो एंकर बने हैं कोई तालीम हासिल करने के बाद, कोई तरबीती मराहल से गुजर कर। मैं एक तालिब इल्म बना हूँ, पता नहीं कितनी मैंने लंबी चौड़ी मदारस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल की। लेकिन अब वहाँ पे आप देखें हर बंदा वहाँ स्कॉलर भी बन के बैठा हुआ, मुफ्ती बन के बैठा हुआ, फतवे दे रहा ये है। बड़ा अलमिया है। हर बंदा एंकर बन चुका है, उसने जो है माइक पकड़ा हुआ है। हर बंदा डॉक्टर बन चुका है। वो अभी कोरोना का मामला गुजरा ना, तो आपने देखा कितने वहाँ पे हकीम बैठे हुए थे, तबीब बैठे थे, डॉक्टर बैठे थे, अपने दावे कर रहे थे। तो अभी हमारा जंग का मसला हुआ, हर बंदा वहाँ पे जंग का माहिर बनकर। आप और बड़ी expert खूबसूरत बन बात गया। करें लामा साहब। हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग जो इवन दीन का भी अगर दर्स दे रहे हैं ना, वो खुद उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं उनकी जानिब से की जा रही है। खुद वो कर नहीं रहे होते, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो फैलाएं। ये भी कहिएगा, हम देख रहे हैं कि लोगों में ना कम्युनिकेशन करना बिल्कुल खत्म हो गया, मुकालमे करने की जानिब कोई बंदा आता ही नहीं। अगर किसी ने अपनी कोई राय दे दी है, तनकीद की है किसी भी हवाले से, तो उसको सुनने की भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो मुकालमा खत्म होता जा रहा है, इसको कैसे वापस लेके आया जाए? मेरी बहन यकीन जाने, मुकालमे की आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इस्लाम ने हमें मुकालमा खुद सिखाया जी। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती अहसन। मुकालमे का अल्लाह पाने में तरीकाकार खुद सिखाया कि अल्लाह के दीन की दावत देने के तुम पाबंद हो, लेकिन हिकमत के साथ, दानाई के साथ, बसीरत के साथ। कुल हाजी सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। मैं, मेरी उम्मत इस बात की पाबंद है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ऐलान फरमा दें, मैं और मेरे उम्मती इस बात के पाबंद हैं, हम अल्लाह की दावत देंगे लेकिन बसीरत के साथ। एक दूसरी बात है, ऐसे वाज के साथ, ऐसी तकरीर और खिताब के साथ कि जिसके अंदर हुस्न हो, बिल मौइज़तिल हसना। और हुस्न किस में होता है? अर्रिफ़्क़ु ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युनज़म मिन शैइन इल्ला शानहु। जिस गुफ्तगू के अंदर नरमी होती है, शीरी ज़ुबान होती है, मीठी गुफ्तगू होती है, फरमाया वो होती हुस्न वाली। जिससे ये निकल जाए उससे हुस्न ही खत्म हो जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना, वो फरमाते हैं, निगहे बुलंद
सुखने दिल नवाज, वाह सुखने दिल नवाज, जहां पुरसोज यही रखते सफर मीरे कारवां के लिए। लेकिन जब नतीजा कहते हैं शीरी गुफ्तगू ना रहे, सुखने दिल नवाज ना रहे, तो वो कहते हैं कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कि मीरे कारवां में नहीं खुए दिल नवाजी। हम तो मीरे कारवां बनकर आए थे, खुए दिल नवाजी ये हमारा वस्फ होना चाहिए। लेकिन जब से हमने इसको छोड़ दिया तो नतीजा क्या निकला? मुआशरे के अंदर इंतशार, खलफशार है, बिगाड़ है, कबीले कबीले, हमारी बरादरियां, हमारे ख़ानदान वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। हालांकि ईमानदारी से मैं कहता हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से, मैं यूरोप में गया, वहाँ एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, मसीही रहनुमा थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस्लाम वालों, तुम पे अल्लाह की खास अभी तक करम नवाजी है, तुम्हारे ख़ानदान नहीं टूटे, तुम्हारे ख़ानदान का सिस्टम और इदारा मौजूद है, इसकी कदर कीजिए। लेकिन आज मैं समझता हूँ हम खुद उसका शिकार हो गए कि जिन्होंने दूसरों को सबक देना था, औरों की कहानी याद रही और अपना अफसाना भूल के वो बात बन गई हमारी। बड़े अहम मुद्दे पे अल्लामा साहब ने हमारी रोशनी डाली कि यकीनन खानदान में इत्तेफाक होना चाहिए और अदम बर्दाश्त को जिस हद तक हो सके अवॉइड करके हमें मुआशरे में बेहतर ही कराने की कोशिश है। और मेरे ख्याल में ये किसी और से नहीं उज़ैर, ये हमने अपने आप से ही शुरू करना है और उसके बाद बेहतरी आ सकती है। आपकी देखें ना, आपकी ज़ाती ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, आपकी खानदानी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, जो कि आजकल जिसमें बड़ा बिगाड़ है। और फिर माशरती हमारी वतनी, हमारी रियासती जो जिम्मेदारियां हैं, उसमें आज ज़रूरत है कि हम सोशल मीडिया पर अपनी सही जिम्मेदारियां अदा करें, अपनी रियासत के हाथ मजबूत करें, इस मुआशरे को मजबूत करके हम अपनी रियासत के, अपने दिफाई इदारों के, अपनी हिफाजत पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर सकेंगे। इसलिए हम सबका ये फ़र्ज़ है, नौजवानों का 70% यूथ आपके पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं, उनका फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया जी अल्लामा साहब ने हमें इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है, इतनी रोशनी चीज़ों पर डाली। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। तो इस हफ्ते सितारों की गर्दिश क्या बता रही है, किसके लिए खुशखबरी है, किसको नए मौके मिल सकते हैं और किसको चैलेंजेस का सामना होगा, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बुला लिया आज दाऊद जी, दाऊद को, जो कि आप सबके फेवरेट हैं। तो फटाफट उनसे जानते हैं। दाऊद से पहले तो वेलकम कहेंगे आपको। आप हमें बता दें सितारों का हाल क्या और एरीज का ये वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है? सबसे पहले आपका शुक्रिया फातिमा, और आपका भी शुक्रिया। देखिए करते तो कोई बात नहीं। सितारों का हाल, जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां सितारों से रिलेटेड होती रहती हैं। हम आपको 1 वीक का एक ख़ास स्केड्यूल देंगे, आपके मामला से मुतल्लिक़ जॉब, बिजनेस, कैरियर, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल के साथ साथ पढ़ने के लिए अमल भी बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 से 4 स्टार्स के लिए इस हफ्ते बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां हैं। आपके हालात बदलने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर सुनना और फ़ायदा उठाना। सबसे पहले बात करते हैं जनाब एरीज बुर्ज हमल वालों की। एरीज वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कामयाबी मिलेगी और हालात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी है। अगर मैं बात करूँ हेल्प की, तो हैरान कुन हेल्प आएगी, बड़े बड़े फ़ैसले हो सकते हैं, आप बेहतर डिसीजन लेकर अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में जैसा कि मैं कह चुका हूं कि पॉजिटिव तब्दीलियां हैं। सीवी वगैरह ड्रॉप करें, अच्छी जॉब लेकर जाएं। मैरिज और रिलेशन में बेहतर पोजीशन है, लेकिन हासदिन से बचें। हेल्थ की बात करूं तो मेडिटेशन करें, वाटर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो तलबा तालबात के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ट्रैवल की बात करूं तो ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या हय्यु या क़य्यूम खुला इस वीक में पढ़ें, ज़बरदस्त। टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसा है? टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो टॉरस वाले क्या करने जा रहे हैं। देखें, माली तौर पे आपको कुछ तब्दीलियां करना होंगी, आपको फजूल खर्ची से भी बचना होगा। बट ये है कि अगर आप अपने तमाम मामलात में अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो बड़े फ़ायदे हासिल करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आती हैं। और अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो ऐसे लोग जो आपसे चीटिंग करते हैं उनसे दूर रहें। और जहां अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी धोखेबाज लोग जो है वो आपकी नज़र में आ ही जाएंगे। बात करूं आपके मैरिज और रिलेशन की, तो चेंज है जनाब। और ये चेंज जो डेथ कार्ड है, चेंज क्या हक में होगा? बिल्कुल आपके फ़ायदे में होगा, आपके मोहब्बत में इजाफा हो सकता है। हेल्थ की बात करूं, बहुत अच्छी हेल्थ है आप लोगों की। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल और ज़्यादा करें, वॉक करें। एजुकेशन की बात करूं तो तलबा तालबात को अपने पढ़ने से पहले पानी पे औज़ बिल्ला पढ़ के पानी दम करके पी लेना चाहिए, क्योंकि फोकस डिस्टर्ब है। ट्रैवल आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस वीक में रोज़ाना 21 मरतबा बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनाब बुर्जोज़ा जमनाए। बुर्जोज़ा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड से निकालते हैं। बुर्जोज़ा वाले क्या करने जा रहे हैं, तो बात
ये है कि इब्तदा तो बहुत ज़बरदस्त है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन आपको इस वीक में एहतियात करना है, कोई मसला आपके लिए सर दर्द ना बन जाए। बिल्कुल आपको प्रेशर रहेगा, टेंशन, नेगेटिविटी, मामलात कैसे रहेंगे उनको डिस्कस करें। तो सबसे पहले जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में 50-50 मामलात रहेंगे, बट मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 टाइम जरूर पढ़ना चाहिए, फ़ायदा होगा। हेल्थ की बात करें तो बिल्कुल देख लें आप, वाटर, पानी, लिक्विड, दूध का इस्तेमाल, यानी लिक्विड वाली चीज़ों, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़ायदा होगा। एजुकेशन की बात करें बहुत ज़बरदस्त है, तालीमी मामला, ट्रैवल आप लोग कभी ना करें, और पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर 41 टाइम रोजाना बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, अपॉर्चुनिटीज, कामयाबी, लेकिन गुस्सा कंट्रोल रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि आप अब कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने माजी से बाहर निकलें, फ़ायदा होगा तब। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप 2-3 शोबों में इकट्ठा भी काम कर सकते हैं। मोहब्बत की बात करूं तो बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की, हेल्थ ज़बरदस्त है, और जनाब एजुकेशन क्लैरिटी मिल जाएगी तालीमी मामलात में। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, फैमिली को लेकर ट्रैवल करने, और पढ़ने के लिए या रहीम या करीम 121 मरतबा रोजाना ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो बात करते हैं जनाब लियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। देखिए पुराने काम बिल्कुल होंगे आप लोगों के, सॉलिड एनर्जी है, और इस वीक में आपकी अहमियत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बढ़ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, फ़ायदा उठाएंगे, सुस्ती नहीं दिखानी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग कर लेनी चाहिए इस वीक को बेहतर गुजारने के लिए। जॉब और बिजनेस की बात करूँ, देखिए मैसेज है, आपको कोई नया काम मिलता हुआ नजर आता है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों की मोहब्बत से मुतल्लिका तो वहां पे कुछ डिले है अभी, जिनकी शादी नहीं हुई वो थोड़ा सा और सब्र कर लें, बेहतर एनर्जी हो जाएगी। और अगर बात करूं हेल्थ की, सेहत डिस्टर्ब है, सोचें आपकी एनर्जी पे इफेक्ट कर रही है, ओवर थिंकिंग ना करें। एजुकेशन बहुत अच्छी है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम रोजाना। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास विर्गो। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो विर्गो वाले क्या करने जा रहे हैं। देखें अभी सोच रहे थे, जो पीछे आपके काम रुके हुए थे ना, बंधे हुए थे, रुकावटें थी, बट एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, क्यों ना कप है, यहाँ पे आप बेहतर फैसले कर लेंगे, अचानक अल्लाह की तरफ से हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड इस वीक में बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, सोचें बड़ी ज़बरदस्त, प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। जॉब और बिजनेस की बात करूँ बहुत अच्छा है, आप काफ़ी कामों में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मोहब्बत में प्रॉब्लम रहेगी, या वदूद का विर्द करें, मोहब्बत के मामलात में किसी के ऊपर ऐसा वादा ना किसी से करें जो आपसे निभाया ना जा सके, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, बहुत अच्छी हेल्थ है आप लोगों की। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन प्रॉब्लम रहेगी, तलबा तलबात को तालीमी मामलात को बेहतर करना चाहिए, ट्रैवल बिल्कुल ना करें, और पढ़ने के लिए आप सूरह नास 21 मरतबा रोजाना अच्छी एनर्जी हासिल करें। एयर साइन लिब्रा। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, जैसा कि आप जस्टिस पे बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो आप बैलेंस करेंगे इस वीक में और अच्छी एनर्जी हासिल कर रहे हैं आप। देखें यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया या कहीं भी मीडिया से मुतल्लिका हैं तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट अच्छी करें, क्योंकि आपकी इस वीक में बहुत ज़बरदस्त किस्म की मशहूरी होने वाली, समझ वायरल होने वाले हैं। हाँ जी, और वायरल होने वाले हैं, जज्बाती नजर आते हैं इस वीक में। लेकिन देखें ज़ुबान हर जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना अच्छी एनर्जी लेकर आता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के मैरिज और रिलेशन की, तो मैरिज और रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो एस ऑफ कप मौजूद है, बड़ा पैसा हासिल कर सकते हैं। हेल्थ की बात करूं, सेहत के मामलात रहेंगे, डिसहार्ट हो सकते हैं, दिल टूट सकता है, प्रॉब्लम है सेहत की, उसका हल कर सूरह फातिहा 21 दफ़ा पानी पे दम करके रोज पिए। और एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए, या हय्यु या क़य्यूम बहुत ज़बरदस्त एनर्जी। सूरह इखलास भी अच्छा है आपके लिए। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो वाले क्या करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो वालों की। जैसा कि मैंने आपको कहा था 3 से 4 स्टार बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के हासिल हैं, तो ये भी ऐसा ही है। डिसीजन इस वीक में जॉब और बिजनेस चेंजिंग है, मोहब्बत में भी फ़ायदे हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ट्रैवल आप कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सैजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, देखें
सेजिटेरियस वाले इस वीक में स्पिरिचुअल अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करें। देखें, आप अभी भी अपने मामला से मुतल्लिक़ फाइट कर रहे हैं और फाइट करना पड़ेगी। नेगेटिविटी लोगों की वजह से आपके ऊपर आती है, लोग हासदीन मौजूद हैं जिनसे बचना है। जॉब और बिजनेस में बैलेंस कर रहे हैं, मोहब्बत में एहतियात करिएगा, हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में या हय्यु या क़य्यूम खुला पढ़ें और या ज़ल जलाल वल इकराम की भी अच्छी एनर्जी रहेगी। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड्स में बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉर्न का ये वीक जनाब कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी आप अपने माजी से नहीं निकल रहे। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा है। मोहब्बत की बात करूं तो कामयाबी है, हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए सूरह इखलास ज़बरदस्त रहेगी। नेक्स्ट है जनाब एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा जी, आगाज बहुत ज़बरदस्त है। ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां, पैसे, इन्वेस्टमेंट, कामयाबी। जॉब और बिजनेस ज्यादा काम है, ज्यादा अच्छी प्लानिंग करें। मोहब्बत की बात करें तो कोई अच्छी खबर, जिनके रिश्ते नहीं हुए हुए, बहुत अच्छी एनर्जी। एजुकेशन प्लानिंग की जरूरत है, हेल्थ डिस्टर्ब है और ट्रैवल आप कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आप लोग सूरह फलक 21 मरतबा रोजाना। आखिरी पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। डिसीजन ले रहे हैं जनाब इस वीक में, कोई बड़ा डिसीजन। अच्छा, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा को कंट्रोल करें। कुछ चीजों से मुतल्लिक़ आपको समझ नहीं लग रही कि उसको कैसे सही करना है तो किसी से मशवरा कर लें। जॉब और बिजनेस कामयाबी। मोहब्बत की बात करें तो बहुत अच्छी एनर्जी है जनाब। हेल्थ भी ज़बरदस्त है, एजुकेशन डिस्टर्ब है आप लोगों की, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आयतुल कुर्सी 21 मरतबा रोजाना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, आपने 12 के 12 सितारों का हाल अहवाल बताया कि ये हफ्ता उनका कैसा गुजरने वाला है। उसके मुताबिक आप जनाब अपनी तरजीहात सेट करें और डिसाइड करें कि आपने कौन सा फैसला करना है, कौन सा नहीं करना। बिल्कुल है सर, हम यहाँ पर फैसला करें छोटी सी ब्रेक लेने का। आप तक करी जाना, आप देखते रहें सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मौसीकी का तड़का लगने वाला है सेगमेंट में, बात करेंगे एंटरटेनमेंट की। तो इस वक्त पाकिस्तान के टैलेंटेड, बासलाहियत और उभरते नौजवान सिंगर अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी शानदार और खूबसूरत आवाज़ से म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। उनका चंद दिन पहले रिलीज होने वाला गाना तेरी आंखें सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब छाया हुआ है, जिसे सारिफिन की जानिब से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल जी, और इस वक्त अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अहमद, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं शो में। मतलब ब्रेक में भी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपका वोकल बड़ा जबरदस्त है यार। मैं सबसे पहले उसकी तारीफ करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा बेस है आपके वोकल में, आम गुफ्तगू के दौरान भी। तो म्यूजिक में क्या होता है? तो ये आपकी आवाज की वजह से किसी ने आपको कहा कि यार तुम्हें सिंगिंग करनी चाहिए, या फिर आपका शौक आपको इसमें ले आया? नहीं, मेरा शुरू से ही शौक रहा है। मेरे फैमिली में भी मेरे जो माँ बाप हैं, बहनें हैं, वो सब की आवाज़ें अच्छी हैं। अच्छा, वाह, सुरीली फैमिली है। जी बिल्कुल। तो बस शुरू से ही बस मैं थोड़ा बहुत पहले गाता था। फिर एक स्कूल कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनमें एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया तो आई डिड वेरी वेल इन दैट। वो मैं जीता, तो उसके बाद फिर बस वैसे ही लगा रहा, हौसला मिल गया वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। अच्छा अहमद, हमें ये भी बताएं कि आपका जो अभी रिसेंटली सॉन्ग आया तेरी आंखें, वो कैसे प्लान बना उसका, उसको रिलीज करने का, और जो रिस्पांस फिर सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, कैसी वाइब है? मैं जो देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ ना, वो आप जिक्र तेरी आंखों का कर रहे हैं, खुद आपने चश्मा लगाया हुआ है। ये वो इफेक्ट से बचने के लिए। वो बिल्कुल बिल्कुल आंखें से पानी जी जी। नहीं, बस इंस्पिरेशन ये थी। मैं अभी रिसेंटली बाहर से अपनी पढ़ाई करके आया था, तो मैं आया, आई वाज लाइक कुछ नया करते हैं। पहले मेरे कुछ स्लो गाने भी थे, फिर मैं थोड़ा बीट वाली साइड पे आया, तो फिर उस तरह एक इंस्पिरेशन बनी मेरी। फिर मैं लिखा, लिखते लिखते बीट बन गई, बीट बनते बनते गाना बन गया। फिर मैंने कहा म्यूजिक वीडियो आ जाए। अहमद, बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम किया आपने। ये बताएं कि इंस्पिरेशन किससे ज़्यादा लेते हैं? कौन सा सिंगर आपको ज़्यादा पसंद है पाकिस्तानी आर्टिस्ट? ये जितने भी अब हमारी जो न्यू एरा सिंगर्स का आ रहा है, आई थिंक इनके गाने मतलब मैं सुनता रहता हूँ। इनके बहुत ज़्यादा जो कोई पसंद हो आपको एक नाम? मानू के गाने मुझे बहुत पसंद है। उसका जो साउंड उन्होंने अचीव किया, जो वोकल क्वालिटी उन्होंने अचीव किया, दैट्स वंडरफुल। बाकी ये कि मैं बस ये देखता हूँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट अब बहुत मतलब आगे, हमारा आर्ट बहुत आगे निकल चुका है म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो मतलब अब हमें वेस्टर्न म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, हम अपने ही में काफी हैं। अहमद, फिर बातें तो आपसे चलती रहेंगी। जो आपका नया गाना है तेरी आंखें, लिखा हुआ है आपने या ये वैसी आमद हो गई थी? बस ये किसी की आंखों में लिखा है। नहीं उठाना। नहीं, किसी की आंखों में लिखा है।
अच्छा वाह, 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 उन तक पहुंचा, उनका कोई रिस्पांस आया आगे से या नहीं अभी? पहुंचा ही होगा कहीं ना कहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, ये अच्छी बात है माशाल्लाह, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज को। आप ये देखें ना उजैर साहब, हाँ, उन्होंने कि ये वो नहीं कहा बता कि रहे नहीं हैं, नहीं, इतराफ हाँ, कर रहे हैं कि वो जैसे बेशक नॉर्मली सेलिब्रिटी कहते हैं जवाब नहीं, वो नहीं तो आया, वैसे ही बस। लेकिन वन वे ट्रैफिक चल रही है। वन वे ट्रैफिक बिल्कुल चल रही है। अच्छा अहमद, वो वाली मोहब्बत तो चले अलग है, मद्दाहों की मोहब्बत कैसी है? सोशल मीडिया पे कितना प्यार मिल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं? काफी लोग जो है मतलब अपने जो सर्कल की हैं वो तो फौरन उन्होंने देख लिया गाना, सर्कल की उन्होंने है कि सुना। सर्कल के? या मुझे साउंड ऐसा किया है, मुझे बता दे प्लीज। काफी है दोनों। काफी है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो कैसा रिस्पांस आ रहा है? उनसे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, वीडियो भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया, काफी लोगों को ट्रैक अच्छा लगा। Very nice. तो न्यू आवाम भी काफी हमने देखी है इस ट्रैक पे आते हुए। अच्छा अहमद, हमें ये भी बताएं कि फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पांस है, क्योंकि अभी बाहर आप डिग्री ही कंप्लीट करके आए हैं। बिल्कुल। तो बाज़ दफा होता है कि पेरेंट्स की जानिब से होता है कि आप ना अपनी स्टडी पे फोकस करो, बाज़ दफा कहते हैं कि जी सिंगिंग पे इतना फोकस ना करो। बिल्कुल। तो पेरेंट्स का क्या रिस्पांस है इस हवाले से? पेरेंट्स का यही है कि अब्बा ने कहा था कि ये सिंगिंग जो है ये डिग्री के बाद होगी। अच्छा जी ठीक तो है। बस वो ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी है। वो अब मैं अपना स्टेटमेंट पे try कायम कर है, ये तो नहीं कह रहे कि अब इतने पैसे लगा के डिग्री करवाइए, थोड़ा सा काम भी करना। वो कहते हैं, लेकिन साथ साथ फिर वो यही होता है कि वो गाने भी फिर सुनते हैं, फिर वीडियो भी देखते हैं, तो कहते हैं नहीं फिर काम तो चल तसल्ली हो जाती है कि काम यार चल चलो, रहा है। ठीक है, राइट ट्रैक पे। अच्छा, अच्छा ये बताएं- आपका जी। पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा जो पसंदीदा आजकल मेरा favorite या चल रहा हो, हाँ। मेरा अपना ही ही गाना? नहीं, मेरा है या कोई भी किसी और का? किसी और का, किसी और सिंगर का? किसी और का पसंदीदा आई थिंक मानू ही होगा। सवेरा एक गाना है उनका। अच्छा। बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे तो बहुत पसंद है वो गाना। अच्छा वेरी नाइस। अहमद, हमें ये भी सिंगर भी बताएं पसंद है, कि गाना भी उन्हीं का गाना भी पसंद है। अच्छी बात है ना। देखिए वो लॉयल है अपनी फेवरेट बिल्कुल। सिंगर के साथ, है ना। क्या बात हमें जरा अहमद ये बताएं, आप प्रैक्टिस कितनी देर, रियाज कितनी देर करते हैं? क्योंकि गले का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मैं रियाज मेरा उस तरह से नहीं होता, मैं अपना बस गाना साथ गाता हूँ, मुझे बस बीट एक दे दें, गाना चल पड़ता है कोई, मैं उसके साथ ही कुछ कर देता हूँ। अच्छा तो वो आई थिंक फैमिली इनहेरिटेड वॉइस है। हाँ ये अच्छी बात है। यानी कि इसके लिए आपको ये नहीं कि कोई कावा शवा पीना होता है, जी मैंने ये चीज नहीं खानी, खट्टा मीठा नहीं खाना, है ना। ये बहुत बताएं, चीजें होती हैं। नहीं। क्लासिकल भी गा लेते हैं, कोई गजल भी गा लेते हैं, या रैप वगैरह आपको ज्यादा पसंद है? क्या गाना ज्यादा पसंद है? मेरे वैसे स्लो गाने, थोड़ा R&B टाइप भी हैं, कुछ OST वाली वाइब के भी गाने हैं। वैसे मैंने एक बहुत पहले कवर किया था स्टूडियो में खबरें तहीर इश्क अली सेठी का। तो क्लासिकल भी मैं प्रैक्टिस के साथ गा लेता हूँ, उसके लिए रियाज की बिल्कुल जरूरत कोई पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी। कोई अहमद हमें लाइव गुनगुना दें जरा, आवाज़ बुलंद गुनगुना दें, कोई मसला नहीं है, आप जरूर। लाइव गा सकते हैं। बिल्कुल जरूर जरूर। वाह वाह वाह। आपको अगर मैं साथ गिटार गिटार भी हो जाए सुना तो फिर तो मजा क्या ही ही डबल हो कहने, जाएगा। है ये ना? अच्छा किया आप इसे लेके गिटार तो आए हैं। बहुत से लोगों का फेवरेट तरीन इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ, बिल्कुल, इस पे बस स्लो ही गाना मैं गा लेता हूँ। इसको बड़ा फैंटेसाइज भी किया जाता है गिटार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में आवाज़ का तो मैं पहले ही जिसको मौत गिटार बजाना आता हो, जिसकी आवाज खूबसूरत हो, मुझे लगता है उससे कोई नाराज ही नहीं हो सकता हो। क्योंकि क्या है, गिटार उठाया, खूबसूरत आवाज इसके सुनाई इम्तिहान और भी राजी हैं, कर ये लिया। आप कह रही हैं। अहमद तो मुझे ये बताया कि आपने बाहर स्टडी की है, गोरों को भी अपना फैन बनाया आपने, क्योंकि आपको पता ही है कि नुसरत साहब के वो किस कदर दीवाने थे। बिल्कुल। आपको थोड़ा बहुत फैन बनाने में कामयाब हुआ अपने क्लास फेलोज को, सराउंडिंग के लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। US में तो गोरों को अगर देसी गाना सुनाए तो वो तो बस ऐसे सुनते रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल वाकई? ऐसे ही है। ओहो,
लिरिक्स language समझ आ भी- रहे हैं नहीं आ रहे हैं? नहीं, उन्हें लिरिक्स नहीं समझ आ रहे होते, बट वो थोड़ा पीस फील करते हैं मेरे ख्याल में, बिल्कुल है ना? पीस फील करते हैं। हमारे म्यूजिक में एक वो ऑरा है जो काम कर सकता है लोगों को, तो वो मतलब सुन के बस वो खामोशी से बस वो गुम जाते हैं। तो हाँ, तो अहमद हमें बताएं कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं अब आपके? फ्यूचर के प्लान्स यही हैं कि बस म्यूजिक में लगे हुए हैं, काम चल रहा है साथ साथ। अभी कल ही मेरी एक और वीडियो का शूट था, वो हमने खत्म किया रैप अप करके, तो अब मैं इधर ठीक हाजिर है, हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अब अच्छा, हमारे तो पास वो- वक्त की थोड़ी सी कमी है, अहमद, तो एक सवाल मेरा जो है जी वो जी जरूरी- सवाल आप करें अहमद फिर। को अब हम आने वाले दिनों में स्टेज पे कॉन्सर्ट करते देखेंगे या फिर कोई एल्बम रिलीज करते हैं या यूट्यूब पे कोई गाना आने वाला है आपका? बिल्कुल, गाने भी चल रहे हैं, अभी 2 गाने और रिलीज टारगेट क्या है बस वो आप बताएं, उसके बाद हमने अपने आपसे एक और हाँ, गाना सुनना है, जाते ऐसे नहीं जाते जाना। अगर सिंगर आया हो ना तो माहौल लालच बन आ जाती गया है हुआ है, आपके हाँ, अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। गाना सुनना है। टारगेट बस यही है कि मैं कमरे में बैठ के गाने बनाऊं और बाहर दुनिया सुनती रहे। वाह 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 वाह, अच्छा टारगेट है। मेरा ख्याल है अगली मुजाहरा भी कर लें, एक और कोई गाना आप अपना पसंदीदा अगर हमें सुना दें तो बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल, जरूर जरूर। गिटार भी सुना देता हूँ। हाँ जी जी जी। बहुत खूबसूरत शुक्रिया, अहमद, बहुत सारी शुक्रिया। बेस्ट विशेस हमारी बिल्कुल। तरफ से Thank टीम you. की जानिब से। अच्छा अच्छा म्यूजिक बनाते रहें, गाते रहें और Thank you. नाम कमाते रहें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जी। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।